हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तीन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकार संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक नंबर दिया गया है 6 की पावर n, जहाँ n हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर यानी प्रकार संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो 6 की पावर n ये कहा गया है कि n की जगह हम कितना मान रखें, n की जगह हम कितना रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 4 10 100 1000। n की जगह हम कितना रख दें कि जब हम उसे सॉल्व करें तो जो आंसर आए वो 0 पर समाप्त हो। 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो n का मान हम कितना रखें कि जब इसे हम सॉल्व करें तो आंसर हमारा 0 पर समाप्त हो। यानी कि जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, n की जगह 2 रखेंगे तो ये हो गया 6 गुणा 6 यानी कि 36, n की जगह 3 रखेंगे तो ये आपका हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार गुणा करेंगे 36, ये आपका आएगा 216। तो n की जगह ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि n की जगह हम कितना मान रखें, 3 4 5 कि ये यहाँ पे 0 आए, इकाई पे लास्ट में 0 आए। तो देखिए किसी भी नंबर में 0 कब आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 280 लिखा हुआ है, तो ये 0 कब आएगा, इसमें 10 छुपा हुआ है। 0 क्या है, 10 ही तो है। तो 28 गुणा 10 280 हो गया। यही अगर आपका ये नंबर होता 1140, इसमें भी 10 छुपा हुआ है। तो कोई भी नंबर 0 पर कब समाप्त होगा, जब उसमें 10 हो तभी तो समाप्त होगा। बिल्कुल, अगर कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होगा तो उसमें 10 होगा। और 10 हमारा कैसे बना है, देखिए 10 हमारा बना है 2 गुणा 5 से मिलके। जब कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होगा तो उसमें 10 होगा, और जब 10 कोई भी नंबर हमारा 0 पर समाप्त होगा तो उसमें 10 होगा। और 10 किससे बना हुआ है, 2 और 5 से। यानी कि किसी भी संख्या में जब तक 2 और 5 नहीं होंगे तब तक 10 बनेगा नहीं, और जब तक 10 बनेगा नहीं तो उस नंबर के अंत में 0 आएगा नहीं। तो हमारे लिए सबसे क्या ज़रूरी है, 2 और 5। तो कोई भी संख्या के जब आप फैक्टर करेंगे, अगर उस संख्या में 2 और 5 आते हैं, अगर उस संख्या के फैक्टर यानी गुणनखंड 2 और 5 हैं तो वह संख्या में 0 होगा। अगर उस संख्या में 2 और 5 नहीं है तो उस संख्या में 0 नहीं होगा। आप कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए। तो यहाँ हमारा हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 की पावर n, हमारे पास 6 है। तो हमें ये देखना है कि हमारे इस 6 में 2 और 5 अगर आते हैं तो वो 0 पर समाप्त होगी, अगर वो नहीं आते हैं तो नहीं होगी। अब हम 6 के गुणनखंड कीजिए। 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, एक अभाज्य संख्या हो गई। अगर इस n ऊपर है घात के रूप में तो 2 की पावर n और 3 की पावर n लगा दी हमने। तो देखिए जब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड करे तो हमें 2 और 3 मिले। तो इस अभाज्य गुणनखंड में आपका 5 है नहीं। जब 5 नहीं है तो ये 5 दूनी 10, 10 बनाएगा नहीं। जब 10 बनाएगा नहीं तो आपका 0 आएगा नहीं। तो जब 10 बनाएगा नहीं तो इसमें 0 आएगा नहीं। जब 0 तो अतः यह 6 की पावर n, 6 पर आप n की जगह कुछ भी नंबर लिख दीजिए, 1000, 2000, 10000, 100, 50, कोई भी नंबर लिख दीजिए। ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य जो गुणनखंड हम कर रहे हैं उसमें 5 आ नहीं रहा है, इस वजह से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे, किसी प्रकार संख्या n के लिए 6 की पावर n
शून्य पर समाप्त होगी यदि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हों। अगर 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे तो वह शून्य पर समाप्त होगी। तो हमने 6 की पावर n, तो हमने 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड निकाले। ये आपका है 2 तिया 6, 2 और 3। अब 2 और 3 में यहाँ पर क्या नहीं है, लेकिन यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। जब 5 नहीं है अतः 6 की पावर n किसी भी संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह हमें लिखना है। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। हमें ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम जान लीजिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं देखिए, भाज्य संख्याएं हैं जो आपकी भाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों। एक ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड हों भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या क्या हुआ, तो आपकी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। जी हाँ, बिल्कुल, जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो आपकी 4 है। देखिए 4 क्यों, एक के जो अभाज्य गुणनखंड एक ही है तो भाज्य संख्या नहीं। 2 के 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है वो है 4। 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखिए 4 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित करते जाते। देखिए गुणनखंड इसके 1 2 3 हो गए। उसके बाद 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 6 अभाज्य गुणन वो। तो हमारी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4। 4 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2 और 4। ये तीनों नंबर से, इन तीनों नंबर से ये 4 विभाजित हो जाएगा तो ये एक भाज्य संख्या हुई, क्योंकि इसके गुणनखंड 3 है। 3 हो या 3 से अधिक हो। अब आपका नंबर आता है 6 एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और 6। 1 2 और 3 6, ये संख्या इन 4 संख्याओं से विभाजित होगी, अतः ये भी एक भाज्य संख्या। 7 आपकी भाज्य है नहीं, क्योंकि 7 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 1 है और 7 है। इसके बाद आता है आपका 8। 8 भी एक भाज्य संख्या है। 8 को आप 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से विभाजित कर सकते हैं, 8। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि व्याख्या करना है कि ये जो 2 नंबर दिए गए ये भाज्य हैं। तो अगर हम इनको सॉल्व करें और इनके गुणनखंड निकालें, अगर इनके गुणनखंड 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो ये भाज्य होंगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा जो है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा सॉल्व करने पर 1001 प्लस 13, तो ये आपका आएगा 1014। अब हम 1014 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो जब हमने 1014 के गुणनखंड किए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया इसे। 2 पंचे 10, 0 2 सत्ते 14। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 3 छंग 18, 3 नम 87, ये 169। ये 13 का स्क्वायर होता है तो 13 से काट दो, 13 और 13 आएगा। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लिखेंगे 10 के एक अभाज्य गुणनखंड तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या हुए, एक तो 1 तो सभी का होता है, 1 है, 2 है और 3 है और 13 है।
तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अतः ये तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या 1 2 3 4 है, यानी कि 3 से ज़्यादा है, या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, भाज्य संख्या हो जाती। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो ये हमारी एक भाज्य संख्या सिद्ध हो गई। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या जो हमें दी गई है, गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5, ये हमें जो नंबर दिया गया है ये है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आपका 5040 और प्लस 5, तो ये आपका आएगा 5045। अब 5045 के हम फैक्टर निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। 5 से 5 एकन 5, 5 0, और ये आपका आएगा 0, 5 निम 45। अब 1009 जो है आपका वो एक अभाज्य संख्या है, तो ये 1009 से ही कटेगी, ये आ गया 1 आपका। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 5045 के अभाज्य गुणनखंड 5 हुआ, 1 तो सभी का होता है, ये 1 हुआ, 5 हुआ और 1009 हुआ। तो इसके भी 3 और 1 तो ये स्वयं में ही है 5045। तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी 3 से ज़्यादा हैं, तो अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 2 लोग हैं, एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए 2 लोग हैं, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है। जो सोनिया है उसका जो समय है वो आपका 18 मिनट है, और रवि का जो समय है वो 12 मिनट है। एक चक्कर लगाते हैं तो, और दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पर लोग चाहे 2 हों 3 हों और जो एक साथ चलना प्रारंभ करते हो, जैसे कि आपका जब स्कूल की घंटी बजती है ऐसे ही प्रश्न आते हैं, वो एक साथ बजती हैं 5-6 मिनट के अंतराल बाद, तो एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन में एलसीएम होता है। सभी क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है। तो देखिए यहाँ पे सोनिया है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है 18 मिनट लगाती है, और यहीं से रवि स्टार्ट होता है उसी टाइम तो 12 मिनट लगाती है। सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, तो 2 चक्कर कितनी देर में लगाएगी, 36 मिनट में। रवि है जो ये सोनिया, रवि है जो एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, 2 चक्कर कितने, 24 मिनट में।
3 चक्कर कितने में लगाएगा? 36 मिनट में। तो अब यहाँ पे ये समझिए, देखिए, जब रवि 3 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, तब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, यानी कि 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को दोबारा पुनः मिलेंगे। ऐसे सवालों में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये आपका जो समय लगेगा वो 18 मिनट है। रवि को लगा समय 12 मिनट। तो रवि को जो समय लग रहा है वो हमारा लग रहा है 12 मिनट। पुनः मिलेंगे, कब मिलेंगे? एलसीएम निकालना है आपको 18 और 12 का। तो 18 के फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 का फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 3। दो गुणा 12 के फैक्टर होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 के जो फैक्टर होंगे, 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले ये कट हो रहा है आपका, ये कट रहा है, तो एलसीएम होगा आपका 2 गुणा 3, ये वाला 3 और ये वाला 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 3 6, 6 3 18 दूनी 36, यानी कि 36। तो ये आपका आ गया एलसीएम। जब हमने एलसीएम किया तो आया 36 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे।